बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, दैट इज एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयन। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट से मुराद ये हो जाता है कि हमारे पास 8 से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे किसी के पास, तो वो कहलाएगा एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ओके, और ये केस हम स्टडी करने लगे हैं पॉली एटॉमिक आइंस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि व्हाट आर पॉली एटॉमिक आइंस। पॉली एटॉमिक आइंस होते क्या है? पॉली मीन्स मैनी, एटम मीन्स जहां पर एटम लगे हों, ज्यादा एटम लगे हों, वो वाले आइंस। तो डेफिनेशन हमारे पास है, आइंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, जिनमें एक से ज्यादा एटम्स लगे हों, दो से ज्यादा एटम लगे हों, वो ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। तो ऐसे आइंस जिसमें एक से ज्यादा किस्म के एटम्स मौजूद हो, तो उनको भी हम क्या कह सकते हैं? पॉली एटॉमिक आइंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अमोनियम आइन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बोनेट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सल्फेट। तो आप देख सकते हैं इनमें ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं, एक से ज्यादा ही हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी लगे हुए हैं। तो इनको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आइंस। और स्टूडेंट्स, आज हमने इनके अंदर एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात पढ़नी है। मैंने यहां पर लिख रखा है, ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल रूल। ऑक्टेट रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड्स इसको फॉलो नहीं भी करते, और यहाँ पर हम जिन आइंस को पढ़ने लगे हैं वो भी इसको फॉलो नहीं करते। तो इसमें होता क्या है, एटम्स कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। एटम हमारे पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और वो उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो हमारे पास पहली मिसाल आती है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ सल्फेट आइन SO4 2 नेगेटिव। इसमें ना हमने ये लीविस स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ये सल्फेट आयन का। इसमें ना हमने जो सेंट्रल एटम है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने हैं। तो इसमें ना सल्फर के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रक्चर के अंदर से मैं आपको काउंट करवा सकता हूँ। स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हुए हैं, मैंने सिर्फ सल्फर के आपको काउंट करके बता रहा हूँ। काउंट करें जरा सल्फर के लिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो लीजिए जी, 12 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा है सल्फर के पास इस केस में। तो ये क्या हो गया? एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया। ये मैंने कैलकुलेट कैसे किए हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डबल बॉन्ड, ये देखें, ये एक डबल बॉन्ड है सल्फर का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, तो 4 आ गया। ठीक है, 4 2 जार 8 हो गया, प्लस फिर 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल बॉन्ड। ये सल्फर का सिंगल बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया 2, 2 दूनी 4, इधर 8 था, इधर 4, 8 4 12, तो ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना ये जो इसका लिविस स्ट्रक्चर है, इसको ना मैं आपको एक दफा दोबारा से ड्रॉ करके लाइव दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लेना है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आपको पता लग सकेगा। सल्फर के अंदर ना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो 6 होते हैं। तो आपने ना 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए बनाने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया, मतलब सल्फर इन चारों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तो बना रहा है, तो सबके सामने एक एक बना दिया। अभी 2 और की गुंजाइश बाकी है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक इधर बना देता हूं और एक इधर बना देता हूं। ये मैंने सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करवा दिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब बारी आती है कि मैं ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं। ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स,
ठीक है। और ख्याल रखना है कि हमने ना इन सब का ऑक्टेट रूल पूरा करना है। ये वाले जो सारे 4 ऑक्सीजन मौजूद है ना, इनका ऑक्टेट भी हमने कंप्लीट करवाना है। ठीक है। तो लेट्स सपोज जी हम सबसे पहले चलते हैं इस ऑक्सीजन के पास। 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है। फिर इस ऑक्सीजन के पास चलते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो आपको नजर आ रहा है मैंने 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए। ठीक है। उसके बाद चलें इन 2 ऑक्सीजन्स की बारी। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। ठीक है। आउटर मोस्ट 1 2 3 4, ये 5वां आ गया और ये हो गए 6। इसी तरीके से क्योंकि स्टूडेंट्स इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ ना इधर, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर नहीं लगाए, एक पीछे लगाया एक सामने लगाया, बिकॉज सल्फर ने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरह इस वाले में भी 1 2 3 4, ये 5 हो गए और ये हो गया 6। ओके, इसने भी सिंगल बॉन्ड बनाया होता है। अब इनके बॉन्ड जरा बना दें। ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, 5वां बॉन्ड, छठा बॉन्ड। नजर आ गया? 6 बॉन्ड बन गए, नजर आ गया आपको? ओके। अब आप लोग सोचेंगे ऑक्टेट रूल तो पूरा हुआ नहीं। जी मैं आपको समझाता हूँ ऑक्टेट रूल पूरा हुआ है नहीं हुआ या कैसे होगा। सल्फर के लिए तो आपने काउंट कर लिया। सल्फर ने क्या किया? सल्फर ने एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो किया। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 4, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 4 8, और ये वाले 2 10 और ये वाले 2 12। ये तो 12 पे है। ऑक्सीजन की तरफ आए, ऑक्सीजन को देखें। लेट्स सपोज मैं पहले डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6, और ये वाला 7वां था और ये वाला 8वां हो जाता था। ठीक है। इसके पूरे हैं। इसको देखें 1 2 3 4, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां और ये 8वां। 8 इसके भी पूरे हैं। उसके बाद इसकी तरफ आए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके पास कितने हुए? 7। इस तरह इसके पास आए, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ये सिंगल बॉन्ड वालों के पास 7 7 है। इनका 8वां कहां से आएगा? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनका 8वां इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से आएगा। इसका भी 8वां इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट में से आएगा, मतलब आउटर इन्वायरमेंट में से आएगा। इस आउटर इन्वायरमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये एक आयन है SO2 नेगेटिव, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके साथ किसी चीज ने आके अटैच जरूर होना है। तो जो चीज सल्फेट आयन के साथ आकर अटैच होगी ना, वो इन ऑक्सीजन्स को ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगी ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। क्या बात बोली मैंने? जो चीज इस सल्फेट आयन के साथ आकर अटैच होगी ना, वो इन ऑक्सीजन्स को इनका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगी ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकें। इस वजह से इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये 2 नेगेटिव चार्जेस हो गए, इसलिए सल्फेट आयन के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज हो जाता है इसके पास। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इधर आ जाएं H2 क्या हो जाएगा? H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आउटर इन्वायरमेंट H2 कहलाया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आया। ओके। तो आई होप सो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सल्फर इसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर रहा था, मेन पर्पज ये था, लेकिन मैंने सोचा आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए कि हमने ये ड्राइंग कैसे की है। ओके। अच्छा, आगे ना लिखा हुआ है कि सल्फर ना ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कैसे कर लेता है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ले लेता है, ये वैलेंस शेल में इसमें कैसे आ जाते हैं। तो लिखा हुआ है एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। सल्फर अपने डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है और वो शो करता है एक्सपेंडेड ऑर्बिट ऑक्टेट को। कैसे? सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रही है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो आपको नजर भी आ रहा होगा आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने ना इसके आखिरी शेल को ड्रॉ भी कर दिया है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p को डिवाइड किया है 3px 3py और 3pz में। px के अंदर 2 है, y के अंदर 1 है और z के अंदर भी 1 है, और 3d इसका खाली होता है। अब होता क्या है, सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है
एक इलेक्ट्रॉन 3px से निकलकर चला जाता है, ये 3d के 3dxy में इधर आ जाता है जैसे ये बनाया है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकलकर 3s में से भी निकलकर 3dyz में आ जाएगा, मतलब d के नेक्स्ट ऑर्बिटल में आ जाएगा यहां पर, जैसे ये इधर शो भी करवाया हुआ है। अब आप देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले कितने थे, 1 और 2। अब कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको 6 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि पेयरिंग हो जाए। 6 ये और 6 आएंगे, कितने हो गए, 12 हो गए ना। तो इस तरीके से सल्फर क्या करता है, अपने 3d का इस्तेमाल करके, मतलब d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करके एक्सपेंडेड ऑक्टेट को शो करता है। तो जहां कहीं भी ये कहानी आती है तो हमें समझ लग जानी चाहिए कि यहाँ पर ये जो भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं वो कुछ इस तरह का बिहेवियर ही शो कर रहे होंगे। ओके, अच्छा, दूसरी मिसाल हमारी बुक में जो दी हुई है स्टूडेंट्स, दैट इज ट्राई आयोडाइडाइन I3 नेगेटिव। तो चलिए अब जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ट्राई आयोडाइड आयन को, I3 नेगेटिव। इस केस में ये जो दरमियानी आयोडीन है ये शो कर रहा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब जरा काउंट कर लें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7वां 8वां 9वां और ये 10वां। टोटल इसके पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा है तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर रहा है। अच्छा, काउंट कैसे किए हैं मैंने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आयोडीन, ये देखें 2 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर आ गया 2, डबल बॉन्ड इसके पास है ही नहीं। उसके बाद नंबर ऑफ लॉन पेयर इसके पास कितने हैं, 1 2 3, 2 को मल्टीप्लाई करवा दे 3 से नंबर ऑफ लॉन पेयर से, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 हो गए 10, तो यहां से आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे किया है, जैसे पिछला बताया था ये भी आपको बताऊंगा। आयोडीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आपने 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले देखे इस आयोडीन को, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7वां। फिर देखे इस आयोडीन को, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस आयोडीन के देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये एक 8वां भी आया हुआ है। अब ये 8वां कहां से आया होगा, जैसे इस केस में बात की थी अटैचमेंट की स्टूडेंट्स, I3 नेगेटिव भी अकेला वजूद तो इसका नहीं होगा, इसके साथ भी कोई चीज आकर अटैच होगी। जो चीज अटैच होगी ना वो इसके पास ये 8वां इलेक्ट्रॉन लेकर आएगी ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सॉरी, ऑक्टेट तो नहीं, खैर हम कह रहे इस केस में क्या होगा, आयोडीन ने तो यहाँ पर एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो किया हुआ है क्योंकि इसने इस आयोडीन के साथ भी बॉन्ड बनाना था और इसके साथ भी, इसलिए जो हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है ये आउटर इन्वायरमेंट से आएगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा जिसकी वजह से ये I3 नेगेटिव हो जाता है। ये एग्जांपल भी हमारी क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अच्छा, एंड पर ना हमारी बुक में क्विक चेक का एक सवाल है और वो पूछा ये गया है उसमें कि क्लोरेट आयन और फॉस्फेट आयन के बारे में बताइए, क्या इनमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा या नहीं। तो इनमें भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है। कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है क्लोरेट का, ClO3 नेगेटिव, और ये फॉस्फेट का। क्लोरेट की तरफ आए, क्लोरीन ने यहाँ पर हमने काउंट करना है, क्लोरीन ने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखे हुए हैं। तो काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ये शो कर रहा है। स्ट्रक्चर कैसे बनाया स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सल्फेट आयन के केस में आपने पहले एटम्स लिख लेने हैं, जैसे Cl है, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या करना है, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बाद आपने ये वाले जो बाहर वाले एटम्स हैं इनका ऑक्टेट पूरा करना है। दरमियान वाला क्या होता है, दरमियान वाला एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी शो कर सकता है। ओके, अच्छा उसके बाद ये फॉस्फेट की तरफ आए। फॉस्फेट में दरमियान में फॉस्फोरस है, बाकी 4 इसके पास ऑक्सीजन है। इसके भी काउंट कर लें, क्या ये शो कर रहा है हमारे पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो ये भी शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, काउंट कर लें इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा ही है। स्ट्रक्चर कैसे बनाया स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपको पहले सल्फेट आयन में समझा चुका हूँ। सेम इसका भी वैसे ही ड्रॉ होगा। कोई क्वेश्चन हो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में या कुछ भी आप पूछना चाहें स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।